नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए कोरोना काल में। हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फिलहाल जो पार्ट 2 चल रहा है उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे आपको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी के सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। फिलहाल हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसके ऊपर हम कवर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मैं किसी भी क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँगा या कोई भी बिंदु ले लूँगा तो उसकी मुझे दोनों बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपना बिंदु सपोज करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट ये लिया है ए, ये मैंने एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी, ये मैंने पॉइंट बी लिया है। और हमें क्वेश्चन में इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ और बी की भी स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट ए की एक्स एक्सिस पर दूरी है x1 और पॉइंट बी की एक्स एक्सिस पर दूरी है x2। अगर हम y एक्सिस पर डिस्टेंस की बात करें तो y एक्सिस पर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो a की जो डिस्टेंस है वो y1 हो जाएगी और b की जो डिस्टेंस है y एक्सिस पर वो y2 हो जाएगी। यहाँ पर y1 और y2 हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर मैं a और b को ज्वाइन कर देता हूँ, मुझे फाइनली मतलब a और b की डिस्टेंस ही तो निकालनी है, मुझे यही तो कैलकुलेट करना है a और b के बीच में कितनी दूरी होगी। अगर मैं इस ए पॉइंट से एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन खींचता हूँ इस बी के ऊपर, इधर यहाँ पर आकर ज्वाइन हो गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले हमें उनकी एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है तो ये जो डिस्टेंस होगी अपनी ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ओके। और जो हमारी ये वाली डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी y2 माइनस y1। अब आप सभी को पता है दिस इज ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालते हैं यानी हमें जो ए बी की डिस्टेंस निकालनी है उसका ही स्क्वायर होगा वो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है y2 माइनस y1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में बेस की वैल्यू है x2 माइनस x1, तो हम बेस पे भी लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इस स्क्वायर को सामने की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे सामने जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अपना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 4 सेकंड का टाइम है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल करेंगे। तो बच्चों हमने वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उस कंसेप्ट में जो फाइनल फॉर्मूला निकला था हमारा वो निकला था ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसी के ऊपर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिसमें
क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच की हमें दूरी निकालनी है, जिसमें ए की पोजीशन हमें -3 एंड 60 दे रखी है और बी की पोजीशन 3 और 9 दे रखी है। ये -3 और 7 क्या है, ये एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू, यानी ए की जो x एक्सिस पे पोजीशन है -3 है और y एक्सिस पे 7 है, और b की पोजीशन x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पर 9 है। अब हमें इनकी वैल्यू कौन सी एक्सिस पर है उस पर अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला देखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला देखना है। ये -3 और +3 x की वैल्यू है और 7 और 9 y की वैल्यू है। तो हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा ए बी की डिस्टेंस पूछिए, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में देखते हैं हम y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी 7 का होल स्क्वायर, प्लस में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू हो जाएगी +3 माइनस में x1 की वैल्यू हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हुए सोल्व करते हैं वापस से, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा जिसमें हमें ए बी की वैल्यू पता होगी वो होगी √40 ये हमारा आंसर होगा, जो कि काफ़ी कम शब्दों में और काफ़ी आसानी से आपके सामने निकल चुका है। ये इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो पढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछे तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, अंडर रूट के अंदर y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके सामने हम पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट का एग्जांपल लेके आ चुके हैं। उम्मीद है आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पोलर फॉर्म जो आती है पॉइंट की वो होती है r cos थीटा, r sin थीटा। तो चलिए एग्जांपल को करते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट P जिसकी हमें पोजीशन 1,1 1,1 दे रखी। इसका मतलब ग्राफ पे जो x की वैल्यू है वो 1 है और जो y की वैल्यू है वो 1 है। मतलब हमें कोमा में दो वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब एक फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकेंड वाली वैल्यू y की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट P है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमें पता चलता है जो ये y की वैल्यू है ये 1 है और जो x की वैल्यू है वो भी 1 है, हमें ये पता चल गया। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट P को आंसर निकालना चाहते हैं तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो पता होना चाहिए वो एंगल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि ये दूरी होती है r और ये इसी का ही पूरा खेल है, क्योंकि जो पोलर फॉर्म आएगी वो r cos थीटा और r sin थीटा की फॉर्म आएगी, जिसमें r हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें r का कोई अता पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत ही बड़ी समस्या होगी भाई। सोचो एक बार कि हम r कैसे निकालेंगे। अब भैया r तो तब निकलेगा जब आपको एंगल पता हो। अब एंगल कैसे पता चलेगा? हमें क्वेश्चन में केवल पॉइंट P की पोजीशन दी है, x और y की वैल्यू दी है, तो हमें क्या करना है? अब हमें जो साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक, इन सभी की जो 0, 30, 90, 60 इतनी वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। तो अगर हमें पता है कि हमें ये देखना है कि 1 वैल्यू जब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये देखना है हमें किस में आता है। हमें देखो ये पता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब होता है टेन थीटा। ओके, अब हमें ये देखना है टेन की किस वैल्यू पर टेन की किस वैल्यू 1 होती है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी कौन सी टेन की वैल्यू है जिस पर जो हमारा आंसर है 1 आता है? तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा 45 डिग्री।
45 डिग्री। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और हमारा यहाँ पर 1/1 से आंसर 1 ही आएगा। और हमें अब ये कैसे पता चला कि हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें ये देखना है परपेंडिकुलर बाय बेस में अपना tan ही आता है, और tan की किस वैल्यू पर अगर परपेंडिकुलर बाय बेस अगर यहाँ पे 1/1 लगता हूँ तो हमारा 1 ही तो आ रहा है। अगर भाई साहब एक में एक का भाग देंगे तो एक क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू 1, और tan की किस, अब हमें ये पता है परपेंडिकुलर बाय बेस tan में ही आता है, और tan की किस वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आएगा, वो है 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा एंगल थीटा है ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए 2 सेकंड का टाइम है, फिर इस क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। अब हमें पता चल चुका है कि हमारा एंगल क्या है, तो हमें पता चल चुका है हमारा एंगल है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो अब हम इस थीटा को हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। अब हमारा यहाँ पर एंगल थीटा 45 डिग्री आ चुका है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का खेल है वो है हमें r पता होना चाहिए। तो अगर हम मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, जो बेस भी अपना 1 ही है। अगर 1 स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2। और अगर मैं इस पावर में जो हमारा 2 है, पावर में जो हमारा ये स्क्वायर है उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसके ऊपर, तो r इज इक्वल टू आ जाता है √2, r इज इक्वल टू आ जाता है √2। तो हमारा आंसर जो r इज इक्वल टू वो √2 आ चुका है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, r की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। तो हमारे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए वो एंगल और r की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है। तो अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट हम कैसे लिखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट लिखता हूँ तो r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो है √2, तो पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट आ जाएगी √2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 45 डिग्री कोमा √2 sin 45 डिग्री। अब हमारे पास जो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें पॉइंट P की जो पोलर फॉर्म हमें निकाली वो निकली √2 cos 45 कोमा √2 sin 45। तो आपको पता चल गया होगा कि पोलर फॉर्म पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट की पोलर फॉर्म निकालना कितना आसान है। अभी जब मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पर धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे भाई साहब, तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि पोलर फॉर्म किसी की पॉइंट की निकाले तो r cos थीटा कोमा r sin थीटा होता है। हमें r की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम ये आंसर निकाल पाएंगे। अब हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे यहाँ पर दी गई है, तो उसकी मदद से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और एंगल हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे भाई परपेंडिकुलर बाय बेस कितनी वैल्यू है और वो tan की कितनी डिग्री पर वो वैल्यू आ रही है, उससे हम थीटा भी निकाल लेंगे। तो हमारी पोलर फॉर्म किसी भी पॉइंट की बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में निकल जाएगी। अगर इसी बात पर भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई साहब, कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ बच्चों। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट का मतलब हमारा कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी फिक्स पोजीशन होती है कि भाई साहब एक्स एक्सिस में उसकी कितनी वैल्यू है और वाई एक्सिस में उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में हमें उस पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू तो देगा कि एक्स में उसकी ये पोजीशन है, वाई में उसकी ये पोजीशन है, और फिर हमसे पूछेगा पोलर फॉर्म बताओ भैया इस बिंदु की। तो हमारा दिमाग घूमना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर
एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, जिसमें आप एक सर्कल देख रहे होंगे। ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये जो डायग्राम है एग्जाम्पल के लिए, ये सर्किल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं, मैं पॉइंट को, मैं बिंदु को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकता हूं, और जो मैं अब आपको बताऊंगा एग्जाम्पल लेके, वो नियम सभी क्वाड्रेंट में एप्लीकेबल होगा। तो हम अगर बात करें, हम यहाँ पर अगर पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, ये मैंने आपके सामने पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, ये पॉइंट P, हम इसकी पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट आपको निकाल कर दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट P की, इस पॉइंट P को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं, इस पॉइंट P को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं, और अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट P की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसे मैं r मान लेता हूं। अब मैंने r ही क्यों माना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्किल ड्रॉ किया है, और सर्किल की रेडियस ही इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेडियस की वैल्यू r होगी, ये r होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज r। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगर मैं इस पॉइंट P की y एक्सिस में वैल्यू देखूं, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन डालता हूं और वो मिलेगी यहाँ पर। इसका मतलब ये जो दूरी है वो है y इस पॉइंट P की, और इस पॉइंट P की अगर मैं x की बात करूं तो x डिस्टेंस होगी यहाँ से, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। तो हमें इस पॉइंट P की सारी चीज़ें फ़िलहाल तक पता चल चुकी है। उसके बाद जो चौथी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमें एंगल पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है। अगर मैं सपोज़ करूँ यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास y की वैल्यू है कि जो पॉइंट P है उसकी y एक्सिस में कितनी वैल्यू है, x एक्सिस में कितनी वैल्यू, एंगल कितना है, और उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, ओरिजिन से कितनी दूर है। तो अब मेरे को इसकी पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें r और x में रिलेशन निकालना है और r और y में रिलेशन निकालना है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कोस थीटा में अपना क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा में अपना बेस बाय हाइपोटेन्यूज आता है। यहाँ पर अपना बेस हो जाएगा x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। उसके बाद हाइपोटेन्यूज हो जाएगी अपनी r, हाइपोटेन्यूज अपनी हो जाएगी r। अगर मैं इस r को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाती है r कोस थीटा। ये हमें याद रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई r कोस थीटा। ऐसे ही अगर हम y और r में रिलेशन निकालें, अगर मैं आपको कहूँ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर देखता हूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है y, परपेंडिकुलर की वैल्यू है y, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है r, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है r। अगर मैं इस r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाती है r साइन थीटा। और हमें ये वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि यही दोनों वैल्यू बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अब देखो यहाँ पर P की जो पोजीशन थी वो थी x, y, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 1 मिनट थोड़ा सा रफ कर देते हैं, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं और समझ चुके हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू निकल चुकी है। r कोस थीटा कैसे निकली मैंने अभी बताया था। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, बेस x हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज r हो जाएगी, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू x बटे में r। और r को हम कोस थीटा की तरफ ले आएंगे तो x इज इक्वल टू r कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं साइन थीटा को लेता हूँ तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r, और r को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी पोलर फॉर्म आ चुकी है। अगर हमसे इस पॉइंट P की पोलर फॉर्म
पोलर फॉर्म पूछे तो हम लिख देंगे आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस कंसेप्ट का। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो तरीका याद करिए, तुरंत चुटकियों में आंसर आएगा। ये तरीका मत भूलना। हम क्या अधिकतर बार क्या होता है, हम फॉर्मूले रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूँ। मैं आपको 1 सेकंड में ये फॉर्मूला ही बता देता। अगर ऐसे ही मतलब रटने से काम चल जाता। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता क्या फॉर्मूला था, लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो हम काफ़ी आसानी से इसका आंसर और फॉर्मूला दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आर कोस थीटा आ गया और आर साइन थीटा भी आ गया। तो ये जो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है ये पोलर फॉर्म है इस पॉइंट पी की। यानी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी उसकी जगह तो हम आर कोस थीटा लिखेंगे, और जो वाई की वैल्यू होगी उसकी जगह हम लिखेंगे आर साइन थीटा, जो हमारी पोलर फॉर्म पॉइंट होगी। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं। उसके बाद हम इस कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो बच्चों आपके सामने हम पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट का एग्जांपल लेके आ चुके हैं। उम्मीद है आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पोलर फॉर्म जो आती है पॉइंट की वो होती है आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। तो चलिए एग्जांपल को करते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट पी जिसकी हमें पोजीशन 1,1,1 दे रखी। इसका मतलब ग्राफ पे जो x की वैल्यू है वो 1 है और जो y की वैल्यू है वो 1 है। मतलब हमें कोमा में 2 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब एक फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकेंड वाली वैल्यू y की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट P है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमें पता चलता है जो ये y की वैल्यू है ये 1 है और जो x की वैल्यू है वो भी 1 है। हमें ये पता चल गया। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट P को आंसर निकालना चाहते हैं तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो पता होना चाहिए वो एंगल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि ये दूरी होती है r और ये इसी का ही पूरा खेल है, क्योंकि जो पोलर फॉर्म आएगी वो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्म आएगी, जिसमें r हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें r का कोई अता पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या होगी भाई। सोचो एक बार कि हम r कैसे निकालेंगे। अब भैया r तो तब निकलेगा जब आपको एंगल पता हो। अब एंगल कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन में केवल पॉइंट P की पोजीशन दी है, x और y की वैल्यू दी है, तो हमें क्या करना है। अब हमें जो साइन कोस टेन सेक कोट कोसेक इन सभी की जो 0 30 90 60 इतनी वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। तो अगर हमें पता है कि हमें ये देखना है कि 1 वैल्यू जब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये देखना है हमें किस में आता है। हमें देखो ये पता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब होता है टेन थीटा। ओके, अब हमें ये देखना है टेन की किस वैल्यू पर टेन की किस वैल्यू 1 होती है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी कौन सी टेन की वैल्यू है जिस पर जो हमारा आंसर है 1 आता है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, इसका मतलब टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और हमारा यहाँ पर 1/1 से आंसर 1 ही आएगा। और हमें अब ये कैसे पता चला कि हमें टेन की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें ये देखना है परपेंडिकुलर बाय बेस में अपना टेन ही आता है, और टेन की किस वैल्यू पर अगर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस अगर यहाँ पे 1/1 लगता हूँ तो हमारा 1 ही तो आ रहा है। अगर भाई साहब 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू 1। और टेन की किस, अब हमें ये पता है परपेंडिकुलर बाय बेस टेन में ही आता है, और टेन की किस वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आएगा, वो है 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा एंगल थीटा है ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, फिर इस क्वेश्चन में आगे बताऊंगा।
अब हमें पता चल चुका है कि हमारा एंगल क्या है, तो हमें पता चल चुका है हमारा एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब हम इस थीटा को हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। अब हमारा यहाँ पर एंगल थीटा 45 डिग्री आ चुका है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का खेल है, वो है हमें आर पता होना चाहिए। तो अगर हम मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, जो बेस भी अपना 1 ही है। अगर 1 स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 + 1 = 2 यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2। और अगर मैं इस पावर में जो हमारा 2 है, पावर में जो हमारा ये स्क्वायर है उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसके ऊपर, तो r इज इक्वल टू आ जाता है √2, r इज इक्वल टू आ जाता है √2। तो हमारा आंसर जो r इज इक्वल टू वो √2 आ चुका है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, r की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। तो हमारे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए वो एंगल और r की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है। तो अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट हम कैसे लिखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट लिखता हूँ तो r cos थीटा r sin थीटा। अब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो है √2, तो पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट आ जाएगी √2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 45 डिग्री कोमा √2 sin 45 डिग्री। अब हमारे पास जो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें पॉइंट P की जो पोलर फॉर्म हमें निकाली वो निकली √2 cos 45 √2 sin 45। तो आपको पता चल गया होगा कि पोलर फॉर्म पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट की पोलर फॉर्म निकालना कितना आसान है। अभी जब मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पर धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे भाई साहब, तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि पोलर फॉर्म किसी की पॉइंट की निकाले तो r cos थीटा r sin थीटा होता है। हमें r की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम ये आंसर निकाल पाएंगे। अब हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे यहाँ पर दी गई है, तो उसकी मदद से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और एंगल हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे भाई परपेंडिकुलर बाय बेस कितनी वैल्यू है और वो tan की कितनी डिग्री पर वो वैल्यू आ रही है, उससे हम थीटा भी निकाल लेंगे। तो हमारी पोलर फॉर्म किसी भी पॉइंट की बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में निकल जाएगी। अगर इसी बात पर भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई साहब, कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चों, जो पिछला कंसेप्ट था पोलर फॉर्म किसी भी पॉइंट का निकालना, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं भैया, ये तो नहीं पता मुझे। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के सोच रहे होंगे यार ये सर तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो भाई इंग्लिश में बहुत ही आसान हो जाता है पढ़ना। एक बार पढ़ के तो देखो, सीख के तो देखो, नहीं समझ में आए तब कहना भैया। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जो कि 2 तरीके के होते हैं हमारे सिलेबस में। नंबर 1 होता है इंटरनल पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, नंबर 2 होता है एक्सटर्नल पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। हम नंबर वाइज इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला लेता हूँ को। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटरनल वाला। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया B। आपको समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, A है और ये B है। अब मैं अगर इन A और B को दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, ये A और B मैंने दोनों कनेक्ट कर दिए इस स्ट्रेट लाइन से। अगर मेरे से क्वेश्चन में बोल दे कि मैं मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला से संबंधित, अगर मैं इस A और B को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और ये जो कट है ये A और B की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसे m/n में डिवाइड कर रहा है, उसे m/n में डिवाइड कर रहा है। और जो ये जो मैंने जहाँ पे कट लगाया है
इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो x और y है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x और y है, और उसकी वैल्यू हमसे पूछ ली है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, यही हमारा मेन मुद्दा है। अगर मैं एक की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ सीधी और b से यहाँ पर सीधा खींचता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ ये हो जाएगी x1, क्योंकि जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, और b के हैं x2, y2। तो ये जो दूरी है वो x1 दूरी हो जाएगी, और ये जो दूरी है वो x2 दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार ये डिस्टेंस हो जाएगी y1, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी y2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैंने यहाँ पर जहाँ पे कट लगाया था, अगर मैं यहाँ उसको भी स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देता हूँ और एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी वो x होगी यहाँ तक, और जो ये डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी y। ये जो x और y का जो जाल बन चुका है उसमें दिक्कत नहीं हो रही समझने में। ये यहाँ तक की दूरी x1 है, ठीक है, और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी है x। इसी प्रकार ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी y2, और ये हो गई y। अब हमें क्वेश्चन में मेन क्या चीज़ निकालनी है उस पर फोकस करते हैं, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसके लिए चलो मैं इनको रफ कर देता हूँ यहाँ तक, बस कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन खींच देता हूँ, ये जो पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है x, y, और एक ये है, एक ये है, इसका भी मैं खींच देता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, बस हो गया काम। अब तो खेलेंगे भैया। ये देखो, ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर कोई भी दो साइड m रेशो n में बढ़ रही है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग लाइन होंगी वो भी आपस में सिमिलर होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो आपको पता है अगर कोई भी दो ट्राइंगल जिनके दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हमने एक ट्राइंगल ये लिया है और एक ट्राइंगल ये लिया है जिसमें ये भी 90 है, ये भी 90, ये और ये दोनों सेम है, तो ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जो हमारा अगला इस कदम होगा, फॉर्मूला मैं मतलब कह रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि भैया हमें ये कंसेप्ट याद रखना होगा। जो एंड फॉर्मूला आएगा उसे याद रखना। उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ भाई जिन्हें वो होता है ना कि भैया हमें बताओ कि फॉर्मूला कैसे आया, तो लो भाई सीखो कैसे आया। तो अगर हम बात करें तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। अगर हम बात करें ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है x और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है x1, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x1। ओके, इसी प्रकार ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है x2 और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है x, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x, x2 माइनस x। अब हमें भैया y की दूरी भी निकालनी है। अगर हम बात करें यहाँ से लेके और यहाँ तक y की वैल्यू है y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक y की वैल्यू है y, तो हमारी जो ये दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी y2 माइनस y, y2 माइनस y। और अगर मैं बात करूँ ये जो दूरी है y की, यहाँ से लेके यहाँ तक है y और यहाँ से लेके यहाँ तक है y1, तो हमारी जो ये डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी y माइनस y1, y माइनस y1। तो अब एक बार मुझको जो जो वैल्यू चाहिए, हमें जो जो वैल्यू चाहिए उनको रखते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप लोग नोट्स बनाए साथ साथ, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं ज़्यादा खचड़ पचड़ हो गई तो वही चीज़ें रखूँगा जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है।
ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो भैया डबल टैप करो, 10 सेकंड पीछे चली जाएगी वीडियो और उससे आप काफ़ी अच्छे से और कम शब्दों में समझ लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एंगल ले लेना है। हम सपोज करो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेते हैं। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो हम इक्वेशन में लिखेंगे x, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड x माइनस x1 बटे में यहाँ पर सेम एंगल के सामने वाली x2 बाय x, x2 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n। और अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, m x2 प्लस में n x1 बटे में m प्लस n। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस में n बटे में m प्लस में n हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी, जो आपको चाहिए थी। अब इसी प्रकार अगर हम y की दिख रहा है ना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू निकालें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड दैट इज़ y माइनस y1 बटे में इस वाले एंगल के सामने वाली साइड y2 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n। और अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस में n। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ चुका है, और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भैया कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। माइक गिर गया मेरा, सॉरी, अरे यार ये माइक भी ना। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा घचड़ पचड़ सी हो चुकी है। एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, और y की वैल्यू निकल के आई m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस में n। भैया अगर किसी को नहीं समझ में आए कंसेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वो याद कर लेना। और किसी को समझ में नहीं आया है और वो कह रहा है भैया मुझे समझना है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, वीडियो को ना बैक करके देख लो, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अब एक बार इन सबको मिटाते हैं और यूज कैसे आएगा इस फॉर्मूले का, वही तो है मेन मुद्दा, वही समझाते हैं। पेपर में कैसे यूज आएगा ये फॉर्मूला वो समझाते हैं आप दो लोगों को भी। बस एक सेकंड रुक जाओ। अब पेपर में कैसे हो जाएगा, हमें भाई 2 पॉइंट दे दिए, ए बी, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये दिख पा रहे होंगे आपको, खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ए और बी 2 पॉइंट दे दिए और इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस ए और बी में कोई भी, हमें इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट दे दिया जो इस ए बी को एम और एन में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी m और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी n। और इस एक के जो पोजीशन दे रखी है हमें, वो दे रखी है x1, y1, और इस b की जो हमें पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है x2, y2। और ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है x और y है। अब हमसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि ये जो पॉइंट हमने सपोज किया है इसकी जो x और y की वैल्यू वो कितनी कितनी होगी।
तो भैया मेरे प्यारे भैया x की वैल्यू होगी m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n। y की जो वैल्यू होगी m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ये वो महाकाल है जिसके लिए हम पिछली 7 मिनट से माथापच्ची कर रहे थे। ये है फाइनल फॉर्मूला स्टार। भैया अगर किसी को नई पीएचडी करनी, गवर्नमेंट एग्जाम में इंस्पेक्टर की सीजीएल वगैरह क्रैक करना है, इसे याद रख लो। पिछली 7 मिनट में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, फिलहाल जो 1 मिनट में पढ़ा है वो याद रख लो। ये फॉर्मूला है जो इस पॉइंट की x और y की वैल्यू निकालेगा। ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। अब हम कैसे याद रखें भैया? हमसे पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, सर कोई ट्रिक बता दीजिए कि हम कैसे याद करेंगे इसको, पेपर में भूल जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है भाई साहब कि हमें करना ये है m हमेशा x2 और y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और n हमेशा x1 और y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी हम क्या करते हैं, इस m को x2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और y2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे mx2 और my2। उसके बाद हम इस n को x1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और y1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस लगा के लिख देंगे nx1 प्लस ny1 बटे में m प्लस में n। तो सिंपल सा फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, m को x2 और y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे mx2 my2, बीच में कॉमा है ही। उसके बाद n को x1 और y1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे प्लस में nx1 प्लस में ny1 और बटे में m प्लस n आ जाएगा। तो ये तो मैंने मेरी तरफ से भाई साहब, इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती कुछ भी। अगर आप महाकाल हैं बिल्कुल निकालिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। जय हिंद जय भारत। और कोरोना वायरस हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो सतर्क रहें, सेफ रहें, घर पर पढ़ें, मुझसे पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।